गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी फैमिली मेंबर्स को। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? हाजिरी लगा दो फटाफट से, चैट बॉक्स के अंदर हाजिरी लगा दो, कौन कौन आ गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बच्चा कह रहा है ओह माय गॉड। आ चुके हो जी सारे, चलो बहुत बढ़िया जी। अच्छा इधर सुनना, आज पता है ना हमारा क्या है फिर? आज हम क्या करने के लिए आए हैं? इंग्लिश की क्लास है आज हमारी। बच्चा कह रहा है बेकार की बातें मत करो सर, इंग्लिश की क्लास थोड़ा। आज हमारी क्या है, जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 है। ठीक है जी। आज हमारी फाइनली जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और बहुत सारे बच्चे ना इतनी टेंशन में हैं कि सर इनकम टैक्स की आपने 11 अमेंडमेंट क्लास डाली हैं, और वैसे 12वीं अमेंडमेंट क्लास जो है वो सीएस प्रोफेशनल और सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, 12वीं अमेंडमेंट क्लास सबके लिए नहीं है। तो बच्चा इतना घबरा चुका है, कह रहा सर मैं जीएसटी की ना रिवीजन ना इस चक्कर में नहीं कर रहा कि कहीं जीएसटी के अंदर भी इतनी सारी अमेंडमेंट्स नहीं है, जबकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि जून 21 के लिए जीएसटी में बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं। सर मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम मैक्सिमम कह रहा हूं 4 लेक्चर लगेंगे। 4 लेक्चर में हमारी सारी अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि अमेंडमेंट्स कितनी सिंपल सिंपल हैं। एक बच्चा कहता है यार जीएसटी के अमेंडमेंट नोट्स तो सर ने इतने सारे दिए हैं। अब वो नालायक बच्चे पता कौन से हैं, जिन्होंने नोट्स खोल के देखे भी नहीं है। सर अगर आपने नोट्स खोल के देखे हो ना, उस नोट्स में दिसंबर वाली अमेंडमेंट्स भी हैं और जून 21 वाली अमेंडमेंट भी है। और दिसंबर 20 वाली मैंने कंबाइन करके क्यों डाली है, क्योंकि बहुत सारे नालायक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर 20 की अमेंडमेंट्स देखी नहीं थी। और दिसंबर 20 में भर भर के अमेंडमेंट्स आई थी। और दिसंबर के एग्जाम में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बने थे और बहुत सारे बच्चे वो गलत करके आए थे। तो मैंने वो दोबारा से कंबाइन कर दिए हैं कि वो अमेंडमेंट एक बार जरूर देख लेना। उसके लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डले हुए हैं। और जो जून 21 के अमेंडमेंट होंगी ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे 4 लेक्चर के अंदर। ठीक है। एक बच्चा कहता है यार सर ने दिसंबर वाले लेक्चर डाले भी थे, या सर ऐसे बेकार की बातें कर रहे हैं। इधर देखो ध्यान से नालायकों, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे एक वीडियो चलती हुई दिख रही होगी। ठीक है, ये मेरी जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 की वीडियो है जो मैंने दिसंबर 20 के लिए डाली थी। अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे, प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में जाओगे, वहां पे आपको अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी जीएसटी की सारी। टोटल मेरे ख्याल से 8 या 9 अमेंडमेंट क्लास थी दिसंबर के लिए। मतलब 9 अमेंडमेंट क्लास मेरे ख्याल से लगी थी, जबकि जून 21 के लिए सिर्फ लगेंगी 4, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट सही नहीं। जून में हमेशा से अमेंडमेंट किस में आती है, इनकम टैक्स में काफी सारी अमेंडमेंट्स थी जो ऑलरेडी हम सारी कर चुके हैं। जीएसटी में ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। मतलब अगर आपने दिसंबर तक फुली अपडेटेड जीएसटी पढ़ा है तो जून वाले बच्चे निश्चिंत हो जाएं, उनको ज्यादा अमेंडमेंट नहीं करनी। और अमेंडमेंट्स भी इतनी छोटी छोटी हैं, बिल्कुल बच्चों वाली हैं, गिरी हुई हैं, उसको उठाना पड़ेगा। जब मैं अमेंडमेंट्स कराऊंगा ना, आप ये कहोगे सर बिल्कुल आसान आसान सी है। तो जीएसटी के अमेंडमेंट्स तो बिल्कुल ही आसान है। जीएसटी के अमेंडमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो चाहे प्रोफेशनल वाला बच्चा हो। जीएसटी के अमेंडमेंट से ना निश्चिंत हो जाए, उसमें कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। तो आराम से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। जो आपने दिसंबर के लिए पढ़ा है बिल्कुल उसको रिवाइज कर सकते हो। जून में जो अमेंडमेंट्स होंगी थोड़ी बहुत, उसको हम 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने दिसंबर वाली अमेंडमेंट नहीं देखी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी फैमिली से, एक बार वो जरूर देख लेना। आपको सामने प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस प्लेलिस्ट में जाना, पहले वो अमेंडमेंट क्लास देखना। अगर वो देख ली है फिर सिर्फ ये देखनी है, अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देखनी है, फिर ये 4 अमेंडमेंट क्लास देखनी है। ठीक है। अब तो टेंशन तो नहीं लोगे? बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर अब टेंशन, हाँ तो टेंशन लेनी भी नहीं है। ठीक है। टेंशन बिल्कुल ही लेनी मेरे होते हुए, ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार चेक करना सर, ये जीएसटी अमेंडमेंट्स की ना फाइल आपके सामने है। अब जिन जिन बच्चों के पास ये फाइल है, ठीक है, नहीं है तो एक बार टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां पे मैंने डाली हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये अमेंडमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए भी हैं, प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए भी हैं, सीए इंटर वाले बच्चे हैं, सीएमए वाले बच्चे हैं, सबके लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं, क्योंकि जीएसटी के प्रोविजन सब में सेम है, ये बात ध्यान देना। ठीक है। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बस 2-3 मिनट आपके और लूंगा, देन फिर हम अमेंडमेंट हम स्टार्ट कर देंगे। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर जो ये आपकी अमेंडमेंट फाइल है, ये अमेंडमेंट फाइल तो काफी सारे पेज की है, मतलब टोटल 60 पेज की है। तो क्या वो सारी अमेंडमेंट जून 21 या जिनके एग्जाम सीए के हैं मई 21 के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस अमेंडमेंट फाइल में कंबाइन अमेंडमेंट है दिसंबर और जून दोनों की। करनी आपको दोनों ही है, करनी आपको दोनों ही है। अगर आपने दिसंबर वाली पहले की हुई है तो उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। जो जून वाली नई अमेंडमेंट होगी ना, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे सारी की सारी, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है। अब सुना ध्यान से, अब आज जो हमें अमेंडमेंट करनी है ना, एक बार आपको दिखा देता हूं। आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 स्टार्ट होने जा रही है जी। और आज हमें 2 टॉपिक की अमेंडमेंट करनी है, एक तो करनी है डेफिनेशन और एक हमें करनी है रिवर्स चार्ज। मतलब आज हमें 2 टॉपिक की अमेंडमेंट करनी है। एक तो डेफिनेशन के चैप्टर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट आई है,
जो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस बार आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। और दूसरा अमेंडमेंट आई है रिवर्स चार्ज के अंदर, वो भी पूरी पूरी उम्मीद है आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। और जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं मेरी फैमिली के, वो तो कान खोल के सुन ले सर, इस बार के जीएसटी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दोनों अमेंडमेंट बेस होंगे, जो आज हम डिस्कस करेंगे। और प्रोफेशनल वाले बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, रिवर्स चार्ज में से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा अमेंडमेंट बेस, कौन सा आज हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी सीए वाले बच्चे हैं सर, उनके अंदर भी दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इधर सुना ध्यान से। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर जो अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी होंगी। एक तो फाइनेंस एक्ट 2020, उसमें जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो डिस्कस करेंगे, और जो भी नोटिफिकेशन हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आओ जी, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फटाफट से अब सारे बच्चों को बुला लो जी। ओ नालायक, फटाफट सारे बच्चों को बुलाओ। बच्चा कह रहा है हाँ बुला रहा हूँ, गुस्से क्यों हो रहे हो, चलो बुलाओ फटाफट सबको बुला लो जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से, अब हम फाइनली अमेंडमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो अमेंडमेंट का हम करने जा रहे हैं ना, सबसे पहला टॉपिक हमारा है, आपको मैं दिखा देता हूं, दैट इज टॉपिक नंबर 2, डेफिनेशन और रिवर्स चार्ज। फाइल आपके पास होगी, उसको एक बार देख लेना, उसमें से हम सारी अमेंडमेंट करेंगे। जो नोटिंग करनी होगी वो नोटिंग भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब जो पहली अमेंडमेंट आई है ना, पहली अमेंडमेंट किस में आई है, डेफिनेशन के चैप्टर में आई है। अब याद करो सर, जब क्लास में आपने जीएसटी किया होगा, अगर दिसंबर तक का जीएसटी आपको ध्यान आ रहा हो, तो मैंने कहा था जीएसटी आपका 2 तरह का होगा। एक तो होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगेगा, एक लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई पर। पूरी क्लास में अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट बैठा होगा ना, वो मुझे सोच समझ के बताएगा सर अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो क्या लगेगा, या तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, और अगर सेम यूटी में सप्लाई होगी तो सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी, और अगर दूसरी स्टेट में सप्लाई होगी या दूसरी यूटी में सप्लाई होगी तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ये सारी बातें आपने क्लास में की थी। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान में आ रहा है, कितने बच्चों को ध्यान में नहीं आ रहा। याद करो, मैंने कहा था जीएसटी में ना, जीएसटी में आपकी जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें कुछ यूनियन टेरिटरी को हम स्टेट भी मानते हैं। अब जो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन आपने क्लास में की थी उसमें चेंज आ चुका है। मतलब स्टेट की डेफिनेशन जो क्लास में की थी, चेंज उसमें नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन आपने क्लास में की थी उसमें चेंज आ चुका है। अब वो चेंज आया क्यों है, किस तरह से आया, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं सर, एक बात मैंने सोच के बताना। अगर मैं इस अमेंडमेंट को डिस्कस नहीं करता ना, अगर ये अमेंडमेंट में डिस्कस ना करूं, एक नॉर्मल बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये अमेंडमेंट अभी हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, अभी तक हम दिसंबर का लॉ पढ़ के चल रहे हैं। ये अमेंडमेंट क्या है उसको 2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। याद करो, जब आपने दिसंबर के लिए जीएसटी का लॉ पढ़ा होगा, तो मैंने क्लास में कहा था कि जीएसटी में ना, वैसे आपकी इंडिया में स्टेट कितनी आती है सर, इंडिया में टोटल मिला के कहा था 29 आपकी स्टेट होती हैं और 7 आपकी यूनियन टेरिटरी होती हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। मतलब वैसे आपकी 29 स्टेट होती हैं और 7 आपकी यूटी होती हैं। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, कितने बच्चों को ध्यान नहीं आएगा, जो जेएनके था, जेएनके को स्टेट से हटा दिया गया था। और जैसे ही जेएनके को स्टेट से हटाया तो उसमें से एक स्टेट हमारी माइनस हो गई, तो बैलेंस कितनी हो गई, 28 स्टेट हमारी हो गई। बट गवर्नमेंट ने कहा था कि जेएनके को जब वहां से अलग किया तो जेएनके के 2 हिस्से किए थे, एक तो किया था जेएनके और दूसरा किया था लद्दाख, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। इट मीन जेएनके को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख भी क्या बन गई, यूनियन टेरिटरी। तो जो आपकी 7 यूनियन टेरिटरी थी उसमें 2 यूनियन टेरिटरी और ऐड हो गई, और टोटल कितनी हो गई, 9 यूनियन टेरिटरी। ये प्रैक्टिकली अगर आपने कभी न्यूज में सुना हो, ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि जेएनके के 2 हिस्से हो चुके हैं, एक तो जेएनके और एक लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरी बोला गया। मतलब जेएनके भी क्या बन गया, यूटी बन गया, लद्दाख भी क्या बन गया, यूटी बन गया। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, इंडिया में फिर स्टेट कितनी हो गई, इंडिया में स्टेट हो गई 28 स्टेट हो गई, और 9 यूटी हो गई, 9 यूटी हो गई। बट इस 9 यूटी में इन्होंने क्या किया, 2 यूटी को ना आपस में मर्ज कर दिया। मैंने क्या बोला, पहले आपकी 7 यूटी थी, उस 7 यूटी में 2 यूटी इंक्लूड की गई, और एक यूटी ऐसी है जिसको दूसरी यूटी से मर्ज कर दिया। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसको दूसरी यूटी के अंदर मर्ज कर दिया। शायद आपने न्यूज के अंदर सुना होगा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो, अब ये दोनों एक ही यूटी बन चुकी हैं। वैसे मैंने रिवीजन क्लास के अंदर आपको बताया भी था कि आगे अमेंडमेंट होगी, अब वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो चुकी है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, दादरा नगर हवेली, हाँ जी, दादरा नगर हवेली और जो आपकी दमन एंड दियो है, अब ये दोनों एक यूटी बन चुकी हैं। इट मींस अगर इसमें अब कहीं पर भी सप्लाई होगी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे, अब इंटर स्टेट सप्लाई नहीं मानेंगे।
अब एक बार सोच के बोलना सर, अगर 9 यूटी में से एक यूटी माइनस कर दी, अब कितनी हो गई, 8 यूटी हो गई। तो आपके एग्जाम में अगर जून 21 में क्वेश्चन बनेगा और वो बोलेगा कि जीएसटी में स्टेट कितनी है, जीएसटी में स्टेट है 28, एक्चुअल स्टेट 28 है, और यूटी कितनी है, टोटल मिला के 8 यूटी है। बट इस 8 यूटी के ना हम दो टुकड़े करते हैं। अब याद करो, मेरी क्लास में बैठने वाला हर फैमिली का बच्चा मुझे बताएगा, जब दिसंबर के लिए आपने जीएसटी पढ़ा था तो मैंने कहा था यूनियन टेरिटरी दो तरह की होती हैं, एक तो होती है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, एक होती है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। और जितनी भी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर होंगी उसको हम क्या मानते हैं, स्टेट मानते हैं, अगर आपको ध्यान आता हो। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर मैंने कहा हाँ, कहता सर यूटी विद लेजिस्लेचर और यूटी विदाउट लेजिस्लेचर के अंदर फर्क क्या होता है। याद करो, मैंने कहा था यूटी विद लेजिस्लेचर का मतलब ही होता है कि ऐसी यूटी जिनके अपनी खुद की असेंबली होती है, जिनके अपने खुद का सीएम होता है। याद करो, मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था दिल्ली और पौंडीचेरी। मतलब पहले आपकी दो यूटी ऐसी थी जो एक्चुअल में यूटी तो थी बट जिनको जीएसटी में क्या मानते थे, स्टेट मानते थे। और एक तीसरी यूटी अब यहां पे इंक्लूड हो चुकी है जिसको हम बोलते हैं जेएनके। तो जेएनके एक ऐसी यूटी है जिसको विद लेजिस्लेचर मानेंगे, मतलब जेएनके में खुद का सीएम होगा, उनकी खुद की असेंबली होगी। बच्चा कहता है सर लद्दाख भी उसमें कवर होगा, नहीं, जो लद्दाख यूटी है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, जो लद्दाख यूटी है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, और जो जेएनके है वो विद लेजिस्लेचर है। इट मीन आज अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन कौन सी यूटी हैं जिसको जीएसटी में डीम्ड स्टेट मानते हैं, तो टोटल मिला के आपके 3 यूटी आएंगी, एक तो दिल्ली, एक पुडुचेरी, और एक कौन सी आएगी, जेएनके। अगर मैं इन तीनों की बात करूंगा ये डीम्ड स्टेट बनेंगी, और बाकी जो यूटी होंगी वो यूटी में ही कवर होंगी, बस ये बात ध्यान देना। तो अगर मैं इस चेंजेस का क्रक्स आपको बताऊं तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है जी, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि पहली बात जेएनके के दो हिस्से हो चुके हैं, जेएनके और लद्दाख। जेएनके भी यूटी है, लद्दाख भी यूटी है, दोनों में फर्क क्या है, एक यूटी है विद लेजिस्लेचर, एक यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर। और ये विद और विदाउट में फर्क क्या होता है, जितनी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर होती हैं वो सारी की सारी कंट्रोल में होती है सेंट्रल के, और जो यूटी विद लेजिस्लेचर होती हैं उस पे लॉ बनाने की पावर किसकी होती है, स्टेट असेंबली की होती है। नॉर्मली उसको बोलते हैं पार्शियल स्टेट। पार्शियल स्टेट का मतलब क्या होता है कि कुछ पावर सेंट्रल की होंगी, कुछ पावर स्टेट की होंगी। और आपसे बढ़िया कौन जानता है सर, दिल्ली एक यूटी तो है बट वो यूटी विद लेजिस्लेचर होगी, मतलब डीम्ड स्टेट मानेंगे दिल्ली को। और शायद अगर कोई बच्चा दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता है, शायद आपने कभी सुना होगा, अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दिल्ली की पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली का ये लो हमारे पास नहीं है। क्यों कहते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूर्ण रूप से एक स्टेट नहीं है। मतलब दिल्ली एक यूटी है, नो डाउट वो विद लेजिस्लेचर है, उनके खुद की असेंबली है, खुद का सीएम है, बट कुछ पावर ऐसी हैं जो कंट्रोल में किसके हैं, सेंट्रल के कंट्रोल में है। तो तभी गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, भैया दिल्ली को वैसे वो यूटी है बट जीएसटी के लिए मानेंगे स्टेट, पौंडीचेरी वैसे वो यूटी है बट जीएसटी के लिए मानेंगे स्टेट, जेएनके वैसे वो यूटी है बट जीएसटी के लिए क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे। और अगर वो स्टेट मानेंगे तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। ये सारी बातें बस ध्यान देना। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, जो डेफिनेशन आपकी यूटी की आपने क्लास में की होगी, एक बार उस पर आ जाना, आपके पास बुक होगी, एक बार उस पर आ जाना। अब जो नई डेफिनेशन निकल के आ रही है वो नई डेफिनेशन क्या है, एक बार चेक करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरी मींस द टेरिटरी ऑफ, हाँ नहीं, यूनियन टेरिटरी मींस द टेरिटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, ये तो पहले भी था आज भी है। लक्षद्वीप ये पहले भी था आज भी है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दियो, ये अमेंडमेंट आई है। मतलब दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो अब ये दोनों यूटी एक हो चुकी हैं। और मे भी अगर आपको पता हो ये दोनों यूटी जो हैं ये गुजरात के पास हैं, ये दोनों यूटी जो हैं ये गुजरात के पास आती हैं। और इस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। वो रहने वाले कहाँ के हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। तो वो ये कह रहे थे कि भैया गुजरात के आसपास की दो यूटी हैं तो वहां पे हम कंट्रोल अलग अलग क्यों करें, हम दोनों को ही कंबाइन करके अब हम ही कंट्रोल करेंगे, बात खत्म होती है। मतलब पहले क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का अलग अलग होता था, तो उन्होंने अब क्या बोला, इनको कंबाइन कर लो, एक ही यूटी बना दो, अब ये हमारे कंट्रोल में पूरी होंगी, अब जो भी काम होगा हमारे अकॉर्डिंग। पहले भी इनके अकॉर्डिंग ही था, बट प्रॉब्लम क्या थी, पहले दो यूटी होती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब ये दो यूटी नहीं है, अब ये एक ही यूटी है, इन दोनों को हमने मर्ज करके एक यूटी बना दिया। तो अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि अगर मान लो दादरा नगर हवेली ने दमन एंड दियो में सप्लाई की, तो वो क्या बनेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगा जी। पहले वो इंटर स्टेट सप्लाई बनता अमेंडमेंट से पहले, अब वो क्या बनेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, लद्दाख यहां पे आ गया,
लद्दाख एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया, फिर आ गया चंडीगढ़, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, अदर टेरिटरी। तो ये सारी की सारी आपकी यूटी में कवर हो जाती है। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन अब कितनी यूटी आ गई, एक दो, यहाँ पे फिर तीन चार पांच, पांच यूटी ये हो गई, और तीन यूटी ऐसी हैं जिसको हम डीम्ड स्टेट मानते हैं। कौन कौन सी, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके, इनको डीम्ड स्टेट मानेंगे, उस केस में क्या लगेगा, एसजीएसटी। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कहता है क्या नाम है आपका, रोहित। रोहित कहता है सर अगर एग्जाम में, हमारे एग्जाम में ना हमें लग रहा है इस बार ना इसमें से क्वेश्चन बनेगा। रोहित आपको लग रहा है, मैं कह रहा हूं 100% क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, 100%। कैसा क्वेश्चन बनेगा आपको दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से। अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जी, इधर देखो ध्यान से। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दी हुई है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, आपको बतानी है नेचर क्या है और कौन सा जीएसटी लगेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। लोकेशन ऑफ सप्लायर जेएनके है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी जेएनके है। पहले एक बात करो, जेएनके स्टेट है यूटी है? सर सोच के बताओ ना, जेएनके स्टेट है यूटी है? जेएनके स्टेट सर मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। जेएनके स्टेट है या यूटी है वो यूटी, बट जीएसटी के लिए क्या मानते हैं, स्टेट मानते हैं। सर मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी ये नहीं बोलेगा जेएनके स्टेट है, उसको डीम्ड स्टेट बोलोगे आप, क्योंकि एक होती है स्टेट, एक होती है डीम्ड स्टेट। और डीम्ड का मतलब क्या होता है कि माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा ये स्टेट है, बात खत्म हो जाती है। इट मीन अगर कोई बोलेगा भी ना कि ये यूटी है, हाँ यूटी है, बट जीएसटी के लिए स्टेट है। तो जेएनके एक डीम्ड स्टेट है, और सप्लाई सप्लाई भी कहां पे की है, जेएनके में, तो दोनों सेम है। तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन फिर ये है, लोकेशन ऑफ सप्लायर लद्दाख है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, लद्दाख है, और ये दोनों यूटी हैं, और ये विदाउट लेजिस्लेचर हैं। तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। ये आपका सेकंड आ गया, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है जेएनके में लोकेशन ऑफ सप्लायर है और लद्दाख में प्लेस ऑफ सप्लाई है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ सप्लायर किसी अलग स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई एक अलग यूटी में है। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर ये लद्दाख जो है ये भी तो जेएनके के अंदर आता है। ये आता था, अब नहीं आता। लद्दाख वहां आता था, अब नहीं आता। लद्दाख एक अलग यूटी है, जेएनके एक अलग यूटी है, जेएनके को मानते हैं डीम्ड स्टेट। और एक बार सोच के बोलना, अब अगर ये स्टेट है और ये यूटी है, और अगर स्टेट से यूटी में सप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इंटर स्टेट सप्लाई, और अब क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब ये फर्क आ गया। अब रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, उनकी बारी आ गई है। अब रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, अब जिसने दिसंबर तक का लॉ पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कि आपने ये लॉ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, और अगर आपने अमेंडमेंट नहीं की तो आप गलती क्या करके आओगे, आप क्या सोचोगे, लद्दाख भी जेएनके के अंदर है तो सेम है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कहती अगर ये अमेंडमेंट ना आती फिर जेएनके एक ही था, और अब जेएनके के दो बाइफर्केशन है, तो जेएनके अलग है, लद्दाख अलग है, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। उस केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया जी, आईजीएसटी आ गया। अगला देखो जी, दादरा नगर हवेली में लोकेशन ऑफ सप्लायर है और दमन एंड दियो में प्लेस ऑफ सप्लाई है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी। अब दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? नहीं यार ये बात समझ, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो क्या दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं? अब दोनों सेम है, और अगर दोनों सेम है तो क्या बनेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी। ये हमारा अगला आंसर आ गया। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर दमन एंड दियो है और मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई दादरा नगर हवेली, तो भी गवर्नमेंट कह रही कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये दोनों सेम ही यूटी हैं, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी। तो बच्चा कह रहा है सर क्रक्स बताओ, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गोलू, मेरे नोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, क्रक्स ये निकल के आ रहा है, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अब जेएनके के दो हिस्से होंगे, जेएनके अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया। अब अगर जेएनके से लद्दाख में सप्लाई हो या लद्दाख से जेएनके में सप्लाई हो, अब इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा। पहला क्रक्स तो ये निकल के आ रहा है। और दूसरा क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो पहले अलग अलग यूटी होती थी, उस टाइम इंटर स्टेट सप्लाई बनती थी, आईजीएसटी लगता था। और जब अब ये यूटी दोनों ही कंबाइन हो चुकी हैं, तो अगर अब इन दोनों में भी आपस में सप्लाई होंगी, हैं ये दोनों अलग अलग यूटी, ये वैसे ये अलग अलग हैं, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब ये कंबाइन हो चुकी हैं, इन दोनों का मर्जर हो चुका है, इसलिए अब इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इस पे लगेगा सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी। तो सिंपल सी बातें निकल के आ रही है कि अगर मेरी फैमिली के किसी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो अब गलत नहीं होना चाहिए।
कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? मेरे कुछ क्वेश्चन आंसर दे देना जी फटाफट से चैट बॉक्स में, हर बच्चा आंसर देगा। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, बताओ जी। जेएनके से जेएनके, फटाफट से बोलो। जेएनके से जेएनके, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट इंट्रास्टेट। जेएनके से लद्दाख, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट इंटरस्टेट। लद्दाख से जेएनके क्या बनेगा? इंटरस्टेट। दादरा नगर हवेली से दादरा नगर हवेली क्या बनेगा? इंट्रास्टेट। दादरा नगर हवेली से दमन एंड दियो तो भी क्या बनेगा? इंट्रास्टेट। दमन एंड दियो से दमन एंड दियो क्या बनेगा? इंट्रास्टेट। दमन एंड दियो से दादरा नगर हवेली वो भी क्या बनेगा? इंट्रास्टेट बनेगा। तो साहब सिंपल सा फंडा ये निकल के आ रहा है कि दो यूटी का मर्जर हो चुका है और एक स्टेट का डीमर्जर हो चुका है। मतलब एक स्टेट डीमर्ज हो चुकी है, उसमें दो टुकड़े हो चुके हैं, जेएनके और लद्दाख। अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं और जो दो यूटी पहले थी उनको मर्ज होके अब एक यूटी बना दिया। अमेंडमेंट आपके एग्जाम में आई है जी, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप गलती नहीं करके आओगे। बाकी कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना जी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लोकेशन ऑफ सप्लायर जेएनके, प्लेस ऑफ सप्लाई लद्दाख, तो क्या बनेगा? इंटर स्टेट सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लाई लद्दाख है, प्लेस ऑफ सप्लाई जेएनके है, तो भी क्या बनेगी? इंटर स्टेट सप्लाई। तो सर सिंपल सा फंडा निकल के आ रहा है कि अब जेएनके लद्दाख अलग जो हो चुके हैं और दमन और दियो और दादरा नगर ये अब कंबाइन हो चुके हैं। तो फाइनल अमेंडमेंट जो है ये आपके सामने है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी आपके सामने है। चलो ये आगे। तो फाइनली एक अमेंडमेंट हमारी कवर हो चुकी है डेफिनेशन की। ये अमेंडमेंट सिर्फ एक सिंगल अमेंडमेंट है और कोई अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं है। बाकी डेफिनेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट सेम है जो आपने पहले पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? और एक बार मुझे जाते जाते एक बार दोबारा बोल दो, ऐसी कौन कौन सी यूटी है जिसको हम डीम्ड स्टेट मानते हैं? चैट बॉक्स में लिखो जी, ऐसी कौन कौन सी यूटी है जिसको हम डीम्ड स्टेट मानते हैं? ऐसी कौन कौन सी यूटी है जिसको हम डीम्ड स्टेट मानते हैं? एक तो है दिल्ली, हाँ दिल्ली, और दूसरा क्या है? पौंडीचेरी, और तीसरा क्या है? तीसरा कुछ है ही नहीं, तीसरा कुछ है ही नहीं, या तीसरा भी है, तीसरा भी है, वो क्या है? जेएनके। तो जेएनके, पौंडीचेरी और दिल्ली, ये तीन यूटी ऐसी हैं जिसको हम जीएसटी में डीम्ड स्टेट मानेंगे और स्टेट मान के ही कैलकुलेशन करेंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो फाइनली अब मैं बोल सकता हूं कि आपको इस लो में कोई दिक्कत नहीं है। चल सकते हैं आगे जी। लोरी अब सेकंड अमेंडमेंट की तरफ आओ। अब जो सेकंड अमेंडमेंट हमारी है वो हमारी रिवर्स चार्ज के अंदर है। अब रिवर्स चार्ज के अंदर अमेंडमेंट पता क्या है? ये वाली अमेंडमेंट नहीं है, ये वाली अमेंडमेंट नहीं है। देखो मैंने क्या लिख रखा है, ऑलरेडी डन इन दिसंबर 20 अमेंडमेंट क्लास। मतलब ये वाली अमेंडमेंट तो ना हम दिसंबर 20 के अमेंडमेंट क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको ये पढ़ते ही ध्यान आ रही हो, याद करो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाली अमेंडमेंट दिसंबर 20 की अमेंडमेंट क्लास में डाली थी। नहीं याद आ रही एक बार देख लेना सर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे अब रिवर्स चार्ज है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अमेंडमेंट नहीं है, ये दिसंबर 20 वाली अमेंडमेंट है। अब जो जून 21 के अंदर अमेंडमेंट आई है ना, वो अमेंडमेंट आई है इस एंट्री में, दैट इज एंट्री नंबर 6। और इस एंट्री को मैं जितना इंपॉर्टेंट मार्क करूं, जितना इंपॉर्टेंट मार्क करूं उतना ही कम है। और सीएस प्रोफेशनल की फैमिली के बच्चे तो ये कान खोल के सुन लें, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। बच्चा कह रहा है एग्जी वाले बच्चे क्या कान बंद कर लें? नहीं, वो भी कान खोल के ही सुने, उनमें भी आपका एमसीक्यूज बनेगा 1 नंबर का। और जो सीए वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, बट सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे उनके एग्जाम में एमसीक्यूज है, तो उनके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर पहले ये तो बताओ ये अमेंडमेंट है क्या? याद करो रिवर्स चार्ज में जो अपने सर्विस वाले केस किए थे, क्या किसी बच्चे को यह ध्यान आता है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, कि डायरेक्टर की सर्विस पर रिवर्स चार्ज था? याद आ रहा नहीं आ रहा? याद आ रहा है ना कि डायरेक्टर की सर्विस पर रिवर्स चार्ज था। अब जब मैंने बोला कि डायरेक्टर की सर्विस पर रिवर्स चार्ज था, तो बच्चों ने काफी टाइम, मतलब हर बार मेरे से डाउट पूछा बैच के अंदर कि सर डायरेक्टर तो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, और अगर डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं तो आपने हमें कहा था कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कोई काम करेगा तो वो शेड्यूल 3 में कवर है, नेगेटिव लिस्ट में, उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। और अगर उस पर जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं होगा फिर रिवर्स चार्ज कैसे लगेगा? तो मैंने क्लास में उन्हें बताया भी था कि डायरेक्टर जो होते हैं वो हर केस में एम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है नॉर्मली। आपने बातें लॉ के अंदर भी पढ़ी होंगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉर्मली पार्ट टाइम डायरेक्टर वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। हाँ, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। अब जो डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हैं
वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनके काम जो है वो नेगेटिव लिस्ट में कवर है, उस काम पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट जो डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉई में ही कवर नहीं होंगे, उनको जो पेमेंट मिलेगी उस पर जीएसटी लगेगा और वो रिवर्स चार्ज में कवर होगा। बच्चा कहता है हाँ ये बात तो आपने क्लास में बताई थी, तो तुम इसमें चेंज क्या आया? अब चेंज क्या, वो ध्यान सुना, चेंज आया क्या। अब चेंज जो है ना, वो चेंज पार्ट टाइम डायरेक्टर के अंदर नहीं आया, चेंज आया है होल टाइम डायरेक्टर के अंदर। और अगर मैं चेंज भी ना बोलूं तो अच्छा ही रहेगा, इसको मैं बोलूंगा क्लैरिफिकेशन। मतलब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू कर दिया और उस सर्कुलर से जो लोगों के दिमाग में डाउट्स चल रहे थे ना, वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब वो डाउट्स क्या थे पहले आराम से समझते हैं, फिर उस डाउट्स का रिप्लाई करेंगे, फिर गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन लाया है, सर्कुलर लाया है, वो सारी बातें हम देखेंगे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर, एक बात मैंने सोच के बताना। अब अगर मैं डायरेक्टर की बात करूंगा ना, तो डायरेक्टर के दो केस होंगे, या तो वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा या वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा। और कंपनी का एम्प्लॉय कौन नहीं होगा, एग्जांपल मैंने दिया, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, वो लोग कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। अगर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते तो उनके लिए कंपनी, मतलब जो भी काम करते हैं, जो पैसा चार्ज करेंगे, लाइबल टू पे जीएसटी, उस केस में जीएसटी लगेगा और वो रिवर्स चार्ज में लगेगा, पहले भी था आज भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि जो डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अब अगर मान लो वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो होता क्या था, दो केस होते थे। अगर एक डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने कंपनी के लिए कोई भी काम किया, तो दो केस हैं, दो केस। या तो वो काम करेगा, या तो वो काम करेगा एम्प्लॉय की कैपेसिटी में, या वो काम करेगा, है तो वो एम्प्लॉय बट वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम नहीं करेगा, एज ए प्रोफेशनल काम करेगा। मेरी फैमिली को अगर ध्यान आ रहा हो, मैंने कहा था री, अगर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट ये बात कहती है कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कोई भी काम करेगा, सभी काम नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, वही काम नेगेटिव लिस्ट में है अगर एक लाइन ध्यान आ रही हो, इन दी कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। इट मींस अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में या एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में कोई काम किया, तो वो काम नेगेटिव लिस्ट में कवर होंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में कोई काम नहीं किया, फिर मेरे काम नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होंगे। अब लोगों ने क्या समझ लिया, लोगों ने कहा जी सारे एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं ना, वो सारे के सारे नेगेटिव लिस्ट में कवर हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो रिवर्स चार्ज की एंट्री उस पर नहीं लगेगी। अब जबकि लो बनाने वाले ने ना, लो बनाने वाले ने यहां पे वर्ड लिखा हुआ था रिवर्स चार्ज में डायरेक्टर। अब डायरेक्टर मींस चाहे वो होल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम हो। अब अगर पार्ट टाइम है, वो एम्प्लॉय नहीं है, फिर तो समझ में आ रहा है कि जीएसटी लगेगा और वो रिवर्स चार्ज में लगेगा, फिर कंपनी जीएसटी पे करेगी, डायरेक्टर जीएसटी पे नहीं करेगा। ये बातें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। बट अगर कोई डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है, तो लोगों ने क्या बोला, वो रिवर्स चार्ज में कवर हो ही नहीं सकता। बट प्रॉब्लम ये आती थी, कई डायरेक्टर होल टाइम थे और कंपनी के एम्प्लॉय थे, बट वो कंपनी सिर्फ पेमेंट ले रहे थे, वो एज ए एम्प्लॉय रिसीव नहीं कर रहे थे, एज ए प्रोफेशनल रिसीव कर रहे थे। सर एक बात मैंने सोच के बताना, कुछ ही घंटे रह गए हैं मेरी फैमिली के सीएस बनने के लिए, और जब वो घंटे कंप्लीट होंगे, जब वो टाइम कंप्लीट होगा, मेरी फैमिली के घर में खुशियां आएंगी, सब खुशी खुशी आएंगे कि सर हम सीएस बन गए। सीएस बनने के बाद मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, सोच के बोलना, सीएस बनने के बाद आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, और अगर सीएस बनने के बाद किसी कंपनी में जॉब करते हो, मान लो आप उस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर बन जाते हो, या आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो, या एमडी बन जाते हो। अब अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर बने, मान लो उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो कंपनी से जो पैसा मिलेगा ना, वो दो तरह का होगा, या तो वो होगा सैलरी या होगी प्रोफेशनल फीस। अब अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मैं एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में ही कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, फिर जो पैसा मिलेगा वो तो सैलरी है। बट अगर मैंने जो कंपनी के लिए काम किया वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं आता, एज ए प्रोफेशनल मैंने कुछ कंसल्ट किया और उसके लिए एडिशनल पैसा मुझे कंपनी ने दिया, तो आपसे बढ़िया कौन जानता होगा, अब तो आपके रोम रोम में इनकम टैक्स समा चुका है। याद करो, टीडीएस के प्रोविजन में अगर प्रोफेशनल फीस देते हो तो 194J में टीडीएस कटता है। सर टीडीएस के लो में आपके रोम रोम में, अगर मैं आज आपके ब्लड टेस्ट भी करवा दूं ना, आपके अंदर से टैक्स ही निकलेगा, मुझे इतना विश्वास है आपके ऊपर। याद करो, टीडीएस के लो में अगर सैलरी मिलती है तो 192 में टीडीएस कटता है,
अगर प्रोफेशनल फीस होती है तो 194 जे में टीडीएस कटता है। अब अगर 194 जे में टीडीएस कटेगा तो वो क्या है, सैलरी नहीं है, प्रोफेशनल फीस है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इस प्रोफेशनल फीस पे ना जीएसटी लगेगा। तो एम्प्लॉय ने बोला भाई जीएसटी क्यों लगेगा, क्योंकि मैं तो कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो मैं एम्प्लॉयर के लिए जो भी काम करूंगा वो तो नेगेटिव लिस्ट में कवर है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तू सही तो है, तूने क्या एंट्री वो सही ढंग से पढ़ी नहीं। वहां पे साफ साफ लिखा है कि एम्प्लॉय के सारे काम कवर नहीं है, वही काम कवर होंगे जो इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में किए होंगे। और जो तूने काम किया उसके लिए जो तू पेमेंट ले रहा है वो प्रोफेशनल फीस है, उसका टीडीएस जो है 192 में नहीं कट रहा, 194 जे में कट रहा है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने अब एक क्लैरिफिकेशन इंसर्ट कर दी। मेरी फैमिली का बच्चा जिसने अभी तक सही ढंग से नहीं सुना, क्योंकि सामने कई बच्चे बैठे हैं जो नालायकों वाली हरकतें कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं, इधर चल रही है अमेंडमेंट क्लास, उधर मोबाइल में उनका चैटिंग चल रही है, हेलो बेबी बस 20 मिनट की अमेंडमेंट क्लास रह गई है, मैं भी प्लीज ब्रेकअप मत करना, मैं आपको टाइम दूंगा। कई नालायक बच्चे ये काम कर रहे हैं, ये रियलिटी बता रहा हूं सर। उधर चैटिंग कर रहे हैं, इधर अमेंडमेंट चल रही है, दिखा किसको रहे हो, अमेंडमेंट बंद कर दो, आराम से बाद में देख लेना। विवेक सर तो पागल हैं, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है विवेक सर का तो। और मुझे पता कितना बुरा लगता है, इनकम टैक्स की 12 अमेंडमेंट क्लास मैंने डाली है, अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 और अमेंडमेंट क्लास नंबर 11 में जमीन आसमान का देखने वालों का फर्क है। तभी तो बच्चा कहता है अमेंडमेंट कितनी आई है, वो ना थक जाता है। मतलब अमेंडमेंट डालने वाला नहीं थक रहा, कमाल की बात देखो, जिसको घर बैठे अमेंडमेंट मिल रही है वो थक रहा है। सर आपका और मेरा रिश्ता क्या है, एक दिल का ही तो है। आप सोच के बताना, क्या आप में से सारे बच्चे मुझसे कोचिंग ले चुके हैं? नहीं, बट एक दिल का कनेक्शन है, दिल से प्यार, आपको दिल से छोटा भाई और छोटे बहन माना है, तभी तो आपके लिए काम करता हूं ना। बट अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे फिर दुखता है दिल। तो जो बच्चे बीच में ऐसे हरकतें करते हैं ना सर, उनको नहीं पता उनके एग्जाम में कितनी बड़ी मुसीबत आएगी। या तो अगर उन्होंने पास ही ना होना हो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अगर पास होना है और ये हरकतें कर रहे हो इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। और ये अमेंडमेंट सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप घर में खुद पढ़ लोगे ना समझ में कुछ नहीं आएगा। सर वो ये नहीं है JNK लद्दाख और वो 2 UT कंबाइन हो गई तो काम खत्म हो गया, वो घर पढ़ लोगे समझ में आ जाएगी, ये अमेंडमेंट समझ में नहीं आएगी। तो समझो पहले अमेंडमेंट आई क्या है, समझो पहले, मैं दोबारा क्लियर करता हूं अमेंडमेंट अमेंडमेंट है क्या। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि विवेक, कि जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कोई भी काम करेगा वो नेगेटिव लिस्ट में होगा। पहली बात तो ये, हाँ जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है, जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है वो तो पहले भी टैक्सेबल था, आज भी टैक्सेबल है, पहले भी रिवर्स चार्ज था, आज भी रिवर्स चार्ज है, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन की नीड नहीं है। हम क्लैरिफिकेशन ला रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये समझते थे कि एक डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के सारे काम नेगेटिव लिस्ट में हैं, उनकी गलत फहमी को हम दूर करने जा रहे हैं। एक डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय के सारे काम नेगेटिव लिस्ट में हैं, उनकी गलतफहमी को दूर करने जा रहे हैं। नेगेटिव लिस्ट में वही काम कवर होंगे जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है और एम्प्लॉयर उसको बदले में जो पेमेंट कर रहा है उसका टीडीएस 192 में कट रहा है। इट मींस जो पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है अगर उसका टीडीएस 192 के अंदर कटेगा फिर तो वो सैलरी है, और अगर वो सैलरी है तो फिर सिंपल सी बात है वो नेगेटिव लिस्ट में कवर है। बट अगर उसका टीडीएस इनकम टैक्स में 194 जे में कट रहा है, नहीं यार ये बात समझ। सर आज एम्प्लॉई है, क्या एम्प्लॉई कंपनी को प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे सकता? यस दे सकता है। उसके लिए क्या प्रोफेशनल फीस नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। हाँ, अगर ये प्रोफेशनल सर्विस देना उसकी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में है, वो सैलरी में ही इंक्लूड है, फिर तो 192 में टीडीएस कटेगा, फिर तो बात खत्म हो गई, वो एम्प्लॉई वाले काम होंगे, नेगेटिव लिस्ट में कवर होंगे, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा वो ये बोलेगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेमेंट की है, दो पेमेंट की है, एक पेमेंट ऐसी है जो 192 में टीडीएस कट रहा है और एक पेमेंट ऐसी है जो 194 जे में कट रहा है, तो 194 जे वाली पेमेंट पे जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। 192 वाली पेमेंट पे टीडीएस 192 में कटेगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो नेगेटिव लिस्ट में कवर होगी। बच्चा कहता है सर क्या आप हमें करक्स लिखवा दोगे? करक्स तो मैं लिखवा दूंगा और इतना बढ़िया डायग्राम दिखा दूंगा आपको, आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारी क्लैरिफिकेशन अभी आपको पढ़ाता हूँ। देखो जी, ये आपके सामने देखना जी, अब बहुत ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या लिखा है, समरी ऑफ डायरेक्टर सर्विस। डायरेक्टर सर्विस की समरी मैंने लिखी है। डायरेक्टर के दो केस होंगे, हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, हु आर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी।
अब पहली बात, जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है, एग्जांपल बोलो फटाफट से, जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है, कौन कौन से होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है उनकी एक्टिविटी सप्लाई होती है, जीएसटी लेविएबल होता है, रिवर्स चार्ज लगेगा और कंपनी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये सिंपल सी बात है, पहले भी सेम थी, आज भी सेम है। अब जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, एग्जांपल बोलो जी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, ये डायरेक्टर क्या होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। अब देखो मैंने दो केस बनाए हैं। रेम्यूनरेशन विच इज कंसीडर एज सैलरी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट मींस जो एम्प्लॉयर से उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है उसको सैलरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब उसका टीडीएस 192 में कटेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है टीडीएस अगर 192 में कट रहा है तो फिर नोट ए सप्लाई, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर है, उसका पैरा 1 में कवर है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर जीएसटी ही नहीं लगेगा तो रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं होगी। बट अब अमेंडमेंट आ चुकी है, क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि रेम्यूनरेशन विच इज नॉट कंसीडर्ड एज सैलरी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब वैसे वो कंपनी का एम्प्लॉय है, वैसे वो कंपनी का एम्प्लॉय है, बट अगर वो एम्प्लॉय है इट डजंट मीन उसके सारे काम जो हैं वो सैलरी में कवर होंगे। एम्प्लॉय होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो पैसा वो एम्प्लॉयर से ले वो हर केस में सैलरी काउंट होगा। अगर वो प्रोफेशनल फीस है, उसका टीडीएस 192 में नहीं कट रहा, 194 जे में कट रहा है, तो उस केस में उस फीस पर जीएसटी लगेगा और उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और कंपनी हमें जीएसटी पे करेगी। देखो मैंने क्या लिखा है, अब वो सप्लाई बनेगा, 7(2) एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज लगेगा। ये अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट है। देखो जी सर, आप ना हमें क्वेश्चन दे सकते हो ताकि अगर हमारे एग्जाम में अब क्वेश्चन बन गया, प्रोफेशनल वाले बच्चे कह रहे हैं, एक्जी वाले बच्चे कह रहे हैं, या सीए वाले बच्चे कह रहे हैं सर अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो कैसे करेंगे? देखो जी अब कैसे करेंगे। मैंने क्वेश्चन बनाया है, विनोद इज ए होल टाइम डायरेक्टर। विनोद एक होल टाइम डायरेक्टर है, किस कंपनी में? वीजी लिमिटेड, मान लो मेरी कंपनी में। एंड सैलरी इज ₹80,000 पर मंथ, सैलरी 80,000 पर मंथ है। बिसाइड विनोद गेट्स डायरेक्टर सिटिंग फीस फॉर बोर्ड मीटिंग, सिटिंग फीस इज 40,000 फॉर 5 मीटिंग। अब एक बात बोल देना चाहिए, आपसे बढ़िया कौन जानता होगा, इनकम टैक्स आपके रोम रोम में समा चुका है, डायरेक्टर सिटिंग फीस का टीडीएस करता है 194 जे में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब डायरेक्टर सिटिंग फीस जो मिलेगी, क्या वो सैलरी का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, वो सैलरी का पार्ट नहीं है। तो अगर वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा ना, तो इस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय है, उसके बावजूद भी इस हिस्से पर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो रटने वाला बच्चा अब एक बात ध्यान दीजिए, सिर्फ अब सैलरी वाला पोर्शन जो है वही नेगेटिव लिस्ट में कवर है। अगर कोई एम्प्लॉय पैसा ले रहा है और वो सैलरी में कवर नहीं होता, उस पर जीएसटी लगेगा, चाहे वो एम्प्लॉय क्यों ना हो। हाँ, अगर वो एम्प्लॉय ही नहीं है फिर तो बातें खत्म हो गई, पहले भी जीएसटी था और आज भी जीएसटी है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, सैलरी 80,000 है, नॉन टैक्सेबल क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में है, बट जो सिटिंग फीस 40,000 पे है टैक्सेबल और उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। ये अमेंडमेंट आपकी निकल के आई है। तो आपके एग्जाम में इस तरह का छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो बस इतनी बात ध्यान देना, सैलरी वाले पोर्शन पे जीएसटी हटा देना, और जो सैलरी के अलावा कोई पेमेंट होगी जिसका टीडीएस 192 में नहीं कटता होगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ठीक है, अब अगर क्लैरिफिकेशन आपको पढ़नी है, आप ये क्लैरिफिकेशन ये लंबी चौड़ी है, देखो पढ़ सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूं। सर्कुलर नंबर 14/10/20 जीएसटी 10 जून 20 को आया था जी, 10 जून 20 को आया था। ये सीए के एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, सीएस के लिए भी है, सबके लिए एप्लीकेबल है। देखो क्या लिखा है, वेदर द रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनी टू देयर डायरेक्टर falls under the admit of entry in schedule 3 of CGST, that is service by an employee to the employer in the course or in relation to his employment, whether the same are liable to tax in the terms of notification number 1317, that is entry number 6। मतलब क्या वो नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा या वो उस पर जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज में, वही पूछना चाह रहे हैं क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला जी, the issue of remuneration to director has been examined under 2 different category। वही होगी ना, 2 different category कौन सी होगी, या तो वो एम्प्लॉई है या वो एम्प्लॉई नहीं है। पहली बात तो ये देखो क्या बोला, leviability of GST on remuneration paid by company to the independent director defined in terms section 149(6) of Companies Act 13 or those director who are not employee of said company। मतलब अगर कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पेमेंट कर रही है या ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है उसको पेमेंट कर रही है,
तो भैया पहले भी टैक्सेबल थे, आज भी टैक्सेबल है, पहले भी रिवर्स चार्ज था, आज भी रिवर्स चार्ज है। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिसिपिएंट ऑफ द सेड सर्विस दैट इज कंपनी इज लाइबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले भी सेम था, आज भी सेम है। सर फिर क्लैरिफिकेशन है कहां? क्लैरिफिकेशन देखो जी, leviability of GST on remuneration paid by company to the whole time director including managing director who are employee of the company। मतलब पैसा मिल रहा है कंपनी के एम्प्लॉय को उस केस में, once it has been ascertained whether a director irrespective of name or designation is an employee, it would be pertain to examine whether all the activity performed by director are in the course employer employee relation। मतलब वो कोई भी काम करेगा, कोई भी काम करे, क्या वो सारे काम उसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में आएंगे? गवर्नमेंट कहती नहीं। देखो क्या लिखा, आपको मैं दिखाऊं, देखो जी, अगर उसका टीडीएस 192 में कट रहा है तो फिर तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए वो आएंगे। अगर 194J मतलब प्रोफेशनल फीस में कट रहा है फिर वो यहां पे कवर नहीं होंगे। देखो आपको दिखाता हूं, इट इज क्लैरिफाइड दैट, क्लैरिफाई कर दिया जी गवर्नमेंट ने। क्या क्लैरिफाई कर दिया? अगर 192 में टीडीएस कट रहा है दैट इज आर नॉट टैक्सेबल, फिर वो टैक्सेबल नहीं है, वो शेड्यूल 3 में कवर है, उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं है। और अगर टीडीएस जो है वो 194J में कट रहा है तो क्लैरिफिकेशन ये आ चुकी है, द रिसिपिएंट ऑफ द सेड सर्विस कंपनी इज लाइबल टू डिस्चार्ज द अवेलेबल जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ये क्लैरिफिकेशन है सर। तो बच्चा कह रहा है करक्स एक बार दोबारा बता दो, करक्स मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, करक्स ये निकल के आ रहा है कि आज अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, अगर मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं तो भैया जो पैसा मिलेगा वो पहले भी टैक्सेबल था, आज भी है। पंगा तब आता है जब मैं डायरेक्टर हूं और उसका एम्प्लॉय हूं। तो पहले क्या होता था, पहले मैं बोलता था मेरे सारे काम नेगेटिव लिस्ट में हैं, मेरे काम पे जीएसटी नहीं है, जबकि मैंने क्लास में समझाया भी था कि इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट वाले काम आएंगे बस। बट लोगों ने कहा विवेक सर पागल ही है जी, हम क्यों उनकी बातें माने। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया अगर तू एम्प्लॉय है इट डजंट मीन तेरे सारे काम बाहर हो जाएंगे। अगर जो तुझे पैसा मिल रहा है वो सैलरी का पैसा है, मतलब उसका टीडीएस 192 में कट रहा है, फिर तो वो एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। बट अगर वो पैसा सैलरी का नहीं है, प्रोफेशनल फीस का है, टीडीएस 194J में कट रहा है या डायरेक्टर सिटी फीस है, उस केस में वो टैक्सेबल होगा और उस केस में भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अपने बोल दो, अब जो ये एंट्री 6 आपने रिवर्स चार्ज की पढ़ी थी, अब ये अब डायरेक्टर चाहे होल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। पार्ट टाइम पर तो पहले भी थी, होल टाइम पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि होल टाइम पर भी हो सकती है। कब? अगर जो उसको पैसा मिल रहा है, जब उसको उस पैसे को सैलरी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर उसका टीडीएस 194J में कटेगा तब ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन ये आपके सामने है। क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया, ये डायग्राम बहुत बढ़िया मैंने आपके सामने बना रखा है, इसको पोज करके आराम से इस डायग्राम को बना सकते हो। अगर ये डायग्राम को समझ में आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन जाए, गारंटी दे रहा हूं आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, ये लो कंप्लीट डायग्राम विद क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पोज करके आराम से बना लेना। ठीक है, तो फाइनली अब जाके 2 अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर ली हैं, एक तो डेफिनेशन की और एक रिवर्स चार्ज की। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, जीएसटी में ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी अमेंडमेंट है, तो दिसंबर वाले बच्चे निश्चिंत हो जाएं। अगर आपने दिसंबर वाली अमेंडमेंट देखी हुई है तो ये लगा लो जून के लिए कुछ अमेंडमेंट ज्यादा है ही नहीं। बट अगर वो नहीं देखी तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला है, एक बार दोबारा दिखा देता हूं, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट को आप देख लेना, उसके बेस पे सारी अमेंडमेंट आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर इसके बिना, ध्यान सुना, अगर ये अमेंडमेंट नहीं देखी और डायरेक्टली अगर जून 21 वाली देखोगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मेजर अमेंडमेंट आई ही दिसंबर के लिए थी, जून के लिए इतनी अमेंडमेंट तो आई नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स में काफी है, वो सारी हम कर चुके हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं मैं कह रहा कि देखनी नहीं है, चाहे वो आसान हो मुश्किल हो, देखनी आपको चारों की चारों क्लास है। तो आज हमारी क्लास नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है, देन फिर मैं कल क्लास नंबर 2 लेके आऊंगा, कल हम कोई नया टॉपिक करेंगे। बट दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स में सारी अमेंडमेंट जो दी हैं वो मिक्स अमेंडमेंट है। जून वाली जो होंगी वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बाकी सारी दिसंबर वाली हैं, पढ़नी आपने वो भी हैं अगर आपने पहले नहीं की हुई। ठीक है, और क्लास उसकी यूट्यूब के ऊपर डली हुई है। ठीक है, चलो जी, इधर देखो ध्यान से अब, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो फाइनली हमारी 2 चैप्टर के अमेंडमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। जाते जाते सारे बच्चे जी फटाफट से क्रक्स बोल दो, क्रक्स। 2 अमेंडमेंट किए, कौन कौन सी? डेफिनेशन और रिवर्स चार्ट। डेफिनेशन के चैप्टर में क्या चेंज आया सर? जल्दी बोलो, किस डेफिनेशन में चेंज आया? यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में चेंज आ गया।
क्या चेंज आया जी, जेएनके के दो हिस्से हो गए, जेएनके और लद्दाख। लद्दाख क्या बन गया, विदाउट लेजिस्लेचर, जेएनके बन गया विद लेजिस्लेचर। तो जेएनके, पौंडीचेरी, दिल्ली क्या बन गई, डीम्ड स्टेट है वो यूटी। लद्दाख क्या बन गया जी, यूटी बन गया विदाउट लेजिस्लेचर। तो इट मींस अब जेएनके और लद्दाख ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी, अब इंट्रा स्टेट नहीं बनेगी। फिर दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो अब ये कंबाइन हो चुकी हैं। अब अगर आपस में सप्लाई भी करोगे तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगी, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी अब ये एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें हमने की। फिर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में क्या देखा, डायरेक्टर के दो केस होंगे, या तो एम्प्लॉई है या एम्प्लॉई नहीं है। अगर एम्प्लॉई नहीं है, पहले भी टैक्सेबल था आज भी टैक्सेबल है, पहले भी रिवर्स चार्ज था आज भी रिवर्स चार्ज है। अगर एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट कह रही है चेक करो जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी में कवर है या नहीं है। अगर वो सैलरी में कवर है, उसका टीडीएस 192 में कट रहा है, तो पहले भी नॉन टैक्सेबल था आज भी नॉन टैक्सेबल है। बट अगर वो एम्प्लॉई है बट जो पैसा मिल रहा है उसका टीडीएस 192 में नहीं कट रहा, 194 जे में कट रहा है, तो भैया उस केस में अब ये पैसा टैक्सेबल होगा, जीएसटी लगेगा, नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होगा और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है जी, तो ये फाइनल अमेंडमेंट आई है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। कल की टाइमिंग सेम होगी 7 बजे शाम को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और मैक्सिमम हर बच्चे के पास पहुंचा दो और सर अपना प्यार बरसाओ, लाइक करो। और कई नालायक बच्चे हैं जो डिसलाइक भी करेंगे, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जब वो मुझे मेरी कमियां बताएंगे, इंप्रूव करूंगा उनको। और बाकी बस अप्रैल का महीना आने वाला है, उसमें हम करेंगे रिवीजन इनकम टैक्स की बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, विद अमेंडमेंट, सारी अमेंडमेंट क्लास में दोबारा कवर करेंगे। अमेंडमेंट क्लास तो हो ही चुकी है, जो रिवीजन क्लास करेंगे वो भी विद अमेंडमेंट्स होंगी। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।